Good morning students. Chapter first, the solar system. And next, did you know? क्या आप जानते हैं? Almost 8,000 and 10,000 years ago, people had started observing the movements of the sun and different phases of the moon in a systematic way. मतलब करीब कब की बात है? 8,000 या 10,000 ईयर्स अगो, यानी इससे साल पहले की बात है. लोगों ने शुरू कर दिया था जो ऑब्जर्विंग द मोमेंट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था. किसके? सन के. और डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, और जो मून में जो चेंजेस होते हैं उनके भी इन ए सिस्टमैटिक वे, और एक अच्छे ढंग से करना शुरू किया. लुक एट द इमेज ऑफ द फेमस मोन्यूमेंट ऑफ स्टोनहेंज इन इंग्लैंड. देखिए आपको एक इमेज दिखाई गई है पिक्चर के अंदर, यहाँ पे पास में. तो फेमस मॉन्यूमेंट्स की है जो स्टोनहेंज की है, जो इंग्लैंड में है. इट इज़ बिलीव्ड टू बी बिल्ड बिटवीन 3100 BCE and 1500 BCE to observe the heavenly bodies. It is believed, ये विश्वास किया गया था, टू बी बिल्ड, निर्माण करने में, बिटवीन 3100 BCE यानी बिफोर कॉमन एरा एंड 1500 BCE टू ऑब्जर्व द हेवनली बॉडीज. और इसी बीच में जो 3100 जो BC है और 1500 BC है, उसके बीच का जो हेवनली बॉडीज थी उनको क्या किया गया? ऑब्जर्व किया गया. ये विश्वास के साथ में उसका निर्माण किया गया था. नेक्स्ट हमारी क्या है? लेट्स ट्राई एज. आप सबने देखा कि इसमें जो ट्राई की एक्सरसाइज आई हुई है, तो उन सबको हम डिस्कस करते चल रहे हैं और आपको भी उन पर अच्छे ढंग से उस पर फोकस करना है. तो फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट शेड द अनलिट पार्ट ऑफ द मून इन द डायग्राम. आल्सो fill in the chart given below. On the basis of your understanding, ये आपको इसमें क्या करना है? अपनी समझदारी के आधार पे ये एक्सपेरिमेंट करना है, ये प्रयोग करना है. और शेड देखा बतानी है, जो अनलिट पार्ट, जो चंद्रमा का जो पार्ट है जिसपे अनलिट हो रही है, यानी जो जिसपे रोशनी का जो भाग हो रहा है, जो नहीं जा रही, उसके शेड के बारे में डायग्राम में बताना है. और इस चार्ट को भी फिल करना है जो नीचे दिया गया है. रिमेंबर डेट फ्रॉम द अर्थ we can see only the part of the moon which is lit by the sunlight. लेकिन याद क्या रखना है हमको? ये रखना है कि हम पृथ्वी पे से हैं, यानी पृथ्वी पे खड़े हैं और हम देख रहे हैं केवल चंद्रमा के वही हिस्से को देख रहे हैं जिसके पर सूर्य की रोशनी जा रही है, प्रज्वलित हो रही है. ओके, सनलाइट विच इज लिट बाय द सनलाइट, जो सूर्य की रोशनी से जल रहा है. ओके, तो देखिए डायग्राम दिया गया है. यहाँ पे आपने फिगर 8 में आपने डायग्राम देखा, तो कंडीशंस बताई गई है. तो हमारी क्या है कि अर्थ को बताया गया है, सन को बताया गया, और ABCD ये 4 कंडीशन बताई गई है. कि अगर हम ए पोजीशन पे खड़े होकर देखेंगे तो हमें किस तरह से दिखाई देगा. तो ये हमें क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसका हमें जवाब उसके अकॉर्डिंग देना है. ओके, तो फर्स्ट पोजिशन, तो हमारे चार्ट हमारा बना हुआ है, तो पोजिशन फर्स्ट भी दे रखा है. और कैन वी सी द मून फ्रॉम द अर्थ एट दिस पोजिशन. देखिए क्या हम देख सकते हैं चंद्रमा को पृथ्वी से इस पोजीशन में खड़े होके. तो यस और नो में आपको जवाब देना है, और क्यों देख सकते हैं और क्यों नहीं देख सकते ये भी जवाब आपको देना है. तो अगर हम पोजीशन ए पे खड़े होते हैं तो हमें ये देखना है कि क्या हम जो चंद्रमा का उस पार्ट को देख सकते हैं क्या पृथ्वी से. तो ये है नहीं देख सकते. क्यों नहीं देख सकते? द सनलिट पार्ट ऑफ द मून इज नॉट फेसिंग द अर्थ. क्यों नहीं कर सकते? जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो क्या जो सूर्य की जो रोशनी का हिस्सा है वो चंद्रमा पे नहीं जा रहा. तो मून इज नॉट फेसिंग द अर्थ, तो चंद्रमा क्या वो अर्थ से उसको सामना नहीं कर पा रहा है. अंडरस्टैंड, समझ गए? सेकेंड, जो बी पोजिशन पे है उसमें पूछा जा रहा है कि आप देख सकते हैं. तो यस देख सकते हैं. द सनलिट पार्ट ऑफ द मून इज फेसिंग द अर्थ. जो सूर्य की रोशनी का जो हिस्सा है चंद्रमा पे जो गिर रहा है, उसे हम पृथ्वी से उसका सामना कर सकते हैं या देख सकते हैं. पोजीशन सी है यस. सम ऑफ द सनलिट पार्ट ऑफ द मून इज फेसिंग द. कुछ रोशनी का जो सूर्य की रोशनी का हिस्सा है चंद्रमा पे गिर रहा है और हम उसका सामना कर सकते हैं पृथ्वी से.
अगर डी पोजिशन की बात करें उसमें भी यस ही आ रहा है। सम ऑफ द सनलिट पार्ट ऑफ द मून इज फेसिंग द अर्थ। तो इस तरह से हम सामना कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे क्लियरिटी के साथ में, जैसे हमारा पहला एक एक्सपेरिमेंट बताया गया था बॉल के साथ में, कि जहाँ पे सन जो फेस कर रहा है, अगर रोशनी फेस कर रही है तो उसका पार्ट हमें क्या होगा, लीड करता हुआ दिखाई देगा। अगर नहीं कर रहा होगा तो वहाँ डार्कनेस होगी। तो यही चीज़ें उसमें भी यही है। सेकंड क्वेश्चन, वाई डू वी सी डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ? राइट द आंसर इन योर नोटबुक। हम क्यों देख सकते हैं? देखते हैं अलग अलग चरणों को देखते हैं, चंद्रमा के अलग अलग देखते हैं ना, उसकी जो भी आकृतियाँ चेंज होती है पृथ्वी से। राइट द आंसर इन नोटबुक, ये आपको नोटबुक में लिखना है। तो आंसर क्या है? एज द मून ट्रेवल्स, जैसे ही चंद्रमा ट्रेवल्स करता है या रिवॉल्व्स करता है अराउंड द अर्थ, वी कैन सी ओनली द ब्राइट पार्ट्स ऑफ द मून। तो हम केवल क्या देख सकते हैं? चंद्रमा के उस चमकीले हिस्से को ही देख पाते हैं। और दिस ब्राइट सनलिट पोर्शन अपीयर टू अस इन डिफरेंट शेप्स और फेजेस ऑफ द मून। जो ये ब्राइट सनलिट होते हैं, ये चमकीले जो रोशनी का हिस्सा होता है, पोर्शन होता है, वो प्रकट होता है हमारे सामने डिफरेंट शेप्स में होता है, यानी डिफरेंट चरणों में होता है या आकृतियों में होता है। जो चंद्रमा की हमें डिफरेंट आकृतियाँ दिखाई देती है। और जनरली आप सभी देखते हैं, कभी स्मॉल भी दिखाई देता है, कभी हमें क्या होता है वैक्सिंग मून की तरफ दिखाई देता है, कभी फुल मून, कभी न्यू मून, है ना। तो ये या वार्निंग मून के रूप में भी दिखाई देता है। तो ये इसी रीजन से दिखाई देता है। अंडरस्टैंड? लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। तो आओ हम नए इस वर्ड्स को सीखते हैं। ये आपके कीवर्ड्स हैं और आपको जब आप 5th क्लास में आपको ये सभी लर्न करने, तो आपको ये नोटबुक में भी लिखने हैं और इन पे फोकस भी करना है लर्न करने के लिए भी। तो फर्स्ट है हमारा नेचुरल सैटेलाइट, ए नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड ए प्लेनेट। ओके, तो नेचुरल सैटेलाइट क्या है? एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है दैट मूव्स अराउंड ए प्लेनेट। मैन मेड सैटेलाइट, ए मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द अर्थ। फोरकास्टिंग, टू स्पीक अबाउट द फ्यूचर बेस्ड ऑन द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। फोरकास्टिंग का आपको पता है ना कि भविष्यवाणी होना या पूर्वानुमान होना, जो हमें स्पीक कर बताता है कि फ्यूचर पे, जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के आधार पे बताता है कि फ्यूचर में क्या आधारित होगा, क्या होगा। कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़ और गिविंग इंफॉर्मेशन। ये कम्युनिकेशन संचार होता है जो एक्सचेंजिंग करता है आइडियाज़ को या गिविंग इंफॉर्मेशन को। होरिजन, द लाइन एट विच द स्काई एंड द अर्थ सीम्स टू मीट। हेवनली बॉडीज, नेचुरल ऑब्जेक्ट फाउंड इन द स्पेस। ऑर्बिट, द फिक्स्ड कर्व्ड path followed by a planet or object as it moves around another. ओके स्टूडेंट, ये न्यू वर्ड्स हैं और आपको एज इट ही लर्न करना है इनको। नेक्स्ट, लेट्स कनेक्ट। द sizes of the 8 planets of our solar system are given in kilometers. देखिए जो 8 प्लैनेट्स की जो साइज है हमारे सोलर सिस्टम की, वो किलोमीटर्स में यहाँ दी गई है। असाइन नंबर ऑफ द प्लैनेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड राइट द सेम इन द रेस्पेक्टिव बॉक्सेस। अब आपको क्या करना है, जो असेंडिंग ऑर्डर में इन प्लैनेट्स की जो भी साइज दी गई है ना, उसको उसी तरह से रेस्पेक्टिव क्रमानुसार लिखना है। दिस साइज हैव बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द रेडियल ऑफ द प्लैनेट। Ask your teacher about diameter and radius. These sizes have been given on the basis of the radii of the planet. और ये जो sizes हैं, आकृतियाँ हैं, वो इसी रेडियाई के आधार पे दी गई है, प्लैनेट्स ग्रहों के आधार पे। Ask your teacher, अब देखिए यह क्वेश्चन हमसे ही किया गया है कि डायमीटर और रेडियस के बारे में करना है। तो ये देखिए डायमीटर जो त्रिज्या और व्यास है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो डायमीटर व्यास है, रेडियस त्रिज्या के बारे में। फर्स्ट मरकरी, तो प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज मरकरी ही आएगा। आप देखिए अभी आपके पास चार्ट दिया हुआ है, आप जब इसमें फोकस करो तो असेंडिंग ऑर्डर में, तो मरकरी की साइज क्या है 2440 है। ओके,
तो यहाँ पे इसमें डाउन साइड में कोई नहीं है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा हमारा मरकरी। सेकंड हम जब देखेंगे तो सेकंड में कौन से नंबर क्या आ रहा है, मार्स आ रहा है ना। देखिए वीनस की जो साइज दे रखी है वो है 6052, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं यहाँ पे, तो देखिए 2000 के बाद में क्या आ रहा है हमारे 390 आ रहा है ना, 3390 आ रहा है, और यहाँ पे क्या 6 है इसके। तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा है, मार्स है। ओके, अब जब थर्ड नंबर की बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, वीनस है यहाँ पे। ठीक है, वीनस है ना थर्ड नंबर प्लेनेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, जबकि अर्थ की साइज क्या दे रखी है यहाँ पे 6371 दे रखी है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट को जब यहाँ डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे वीनस की साइज को देखते हैं तो क्या लिख रखी है यहाँ पे, तो 6052 है। ये तो आप अंडरस्टैंड करते हैं ना, आप तो ये समझ जाते हैं कि देखिए कोई किसकी साइज बड़ी है। तो यहाँ पे कौन से नंबर का आएगा, थर्ड पे वीनस है। ओके, फोर्थ में मार्स। अब यहाँ पे हमारे फोर्थ नंबर पे प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज क्या है, अर्थ है। ओके, अर्थ क्या है, अब यहाँ पे साइज को देखेंगे हम 3390, लेकिन ये तो हमारे पहले ही हो चुका है। तो यहाँ पे अर्थ की साइज क्या है 6371। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं ना आप इस तरह से। तो इस तरह से हमारे बढ़ता चला जाएगा, यानी इसमें आपको ये तुलना करनी है कि अगर हमारे पास में डिजिट लिखे हुए हैं तो उसमें ये देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें उन्हें लिखते चले जाना है। नेक्स्ट है जुपिटर। अब नेपच्यून है यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है प्लेनेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, नेपच्यून। ठीक है, तो अब कौन सा है, देखिए नेपच्यून का साइज क्या है, नीचे डाउन साइड में दे रखा है क्या है 24,622। ओके, तो ये क्या है हमारा, कहाँ पे फिर वो रहेगा, नेपच्यून। तो यहाँ पे कौन सा प्लेनेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, नेपच्यून है। नेक्स्ट में कौन सा है, यूरेनस है। ओके, अब यूरेनस की साइज क्या दे रखी है यहाँ पे 25,362। 25,362। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, यूरेनस रहेगा। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं आप सभी। सैटर्न। अब देखिए सैटर्न, यूरेनस के बाद में क्या आ रहा है, सैटर्न आ रहा है। सैटर्न की क्या साइज है 58,232। ओके, तो ये हो गया हमारे इससे। अब नेक्स्ट है जुपिटर, यानी लास्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा रहा, जुपिटर। और आप देख रहे हो कि साइज जब हम किलोमीटर बात है, सबसे बड़ी साइज किसकी नज़र आ रही है, जुपिटर की। और ऐसे भी जुपिटर जो है हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट भी है। तो यहाँ साइज क्या है 69,911। ओके, तो हमें इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखते हुए जाना है। नेक्स्ट सेकंड है नेम द टू पेयर्स ऑफ प्लैनेट्स दैट आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज। हमें देखिए दो प्लैनेट्स के नाम बताने हैं जो कि अधिकतर ऑलमोस्ट सिमिलर है, साइज में सिमिलर जैसे हैं, एक जैसे हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, मार्स एंड वीनस। इनकी साइज क्या है, इक्वल है। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा बी पे, वो है सैटर्न एंड जुपिटर। ये प्लैनेट्स हैं जो पेयर्स में हैं, जिनकी साइज क्या होती है, सेम होती है। तो सैटर्न एंड जुपिटर। ओके, नेक्स्ट वी केयर। देखिए क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ये आपके लिए ही है। द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट दैट हैज़ लाइफ ऑन इट। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी ही केवल एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन है। तो आपको इस पे 4 या 5 सेंटेंस लिखने हैं कि हाउ वी कैन कीप आवर अर्थ क्लीन, कि हम कैसे अपनी पृथ्वी को क्या रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं। देखिए रीज़न जैसे हम ये भी कर सकते हैं कि ये मैं आपको स्पीक करके बता रही हूँ, आपको खुद को लिखना है। वी कैन कीप द अर्थ क्लीन बाय थ्रोइंग गार्बेज इन द डस्टबिन। हम इसके जो भी हम अपने अगर आसपास के जो भी एरियाज हैं हमारे, उसको गंदा नहीं करना हमें। तो पृथ्वी को हमें गंदा नहीं करना, तो हमें क्या करना है, हमारी पृथ्वी को स्वच्छ रखना है। और जो भी गार्बेज होता है उसे कहाँ पे थ्रो करना है, हमें डस्टबिन में। ओके, एंड वी शुड नॉट बर्न गार्बेज और द ड्राई फॉलन लीव्स। तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि हमें कोई भी गार्बेज को बर्न नहीं करना चाहिए, और जो ड्राई फॉलन लीव्स होती है उनको भी हमें बर्न नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंड। तो
तो इसी तरह से आपको रीज़न आपको बताने हैं। लेट्स रिमेंबर, ओके, लेट्स रिमेंबर। आओ हम याद करते हैं, हमारा जो आज चैप्टर कंप्लीट होता है उसके हम क्विक में रिवीजन ले लेते हैं। तो आप हम इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट, ऑन ए क्लियर नाइट वी कैन सी द मून, सम प्लैनेट्स एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। जब हम आकाश में देखते हैं, साफ आकाश में, तो आप क्या देखते हैं? चंद्रमा भी देखते हैं, कुछ ग्रहों को देखते हैं और असंख्य तारों को भी देखते हैं। सेकेंड, ऑन सम डेज द मून कैन बी सीन इवन ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग दिस डेज द मून इज अबव द हॉरिजन। ऑन सम डेज यानी कुछ दिनों में, पर मून जो है वो हमें दिन के समय भी अवधि में भी दिखाई देता है। ड्यूरिंग दिस डेज, और इस दिनों की अवधि में, द मून इज अबव द हॉरिजन, वो किसकी तरफ होता है? क्षितिज की तरफ होता है, तो हमें दिखाई देता है। स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ वेरी हॉट गैसेज, और तारे जो होते हैं ना, बहुत गर्म गैसों की बनी हुई बड़े बड़े बॉल्स होते हैं। दे गिव आउट देयर ओनर हीट एंड लाइट, और उनकी अपनी खुद की रोशनी होती है और अपनी गर्मी होती है। प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स डू नॉट गिव आउट देयर ओनर हीट एंड लाइट। प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, प्लैनेट्स और सैटेलाइट होते हैं, उनकी अपनी क्या नहीं होती? हीट और लाइट नहीं होती। ओके, they can only be seen when the light from the stars falls on them, और हम केवल देख सकते हैं उनको जब उनकी स्टार्स पे उनकी रोशनी पड़ती है, स्टार्स पे है, तो हम उनको देख पाते हैं। ठीक है, उनकी अपनी रोशनी नहीं होती, लेकिन स्टार्स के थ्रू जब उनकी रोशनी पड़ती है उन पे, तो हम उनको देख पाते हैं। 8 प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, जो 8 ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स मूव इन ए फिक्स्ड पथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। प्लैनेट्स और सैटेलाइट क्या करते हैं? एक फिक्स्ड पथ पे घूमते हैं, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट, उन्हें हम प्राकृतिक ग्रह कहते हैं। मैन मेड सैटेलाइट्स हेल्प अस इन मैनी वेज, जो आदमियों के द्वारा बनाए ग्रह जो उपग्रह होते हैं वो बहुत तरीके से हमारी सहायता करते हैं, लाइक वेदर फोरकास्टिंग में, लोकेटिंग प्लेसेस में, टेलीकास्टिंग, टीवी शोज में एंड कम्युनिकेशन में। द मून टेक्स 28 डेज टू ट्रैवल वंस अराउंड द अर्थ। चंद्रमा 28 डेज लेता है जब एक समय का वो अपने पृथ्वी का चक्कर कंप्लीट करता है। ओके, तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपकी देखिए आज से मतलब छुट्टियाँ हो रही हैं, तो आपकी कुछ दिनों के लिए छुट्टियां रहेगी, तो आपको क्या करना है? इसी फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट वर्क आपको अगेन इसको रफ नोटबुक में करना है। ओके, अगर आपके पास में किसी की प्रैक्टिस बुक है तो आप उसका वर्क भी अपने कर सकते हैं, करेंगे अपनी उसमें ही प्रैक्टिस सेट बुक में, और अदर स्टूडेंट्स अपने ये वर्क को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।